ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी देहरादून से जुड़ गए। शाहीन जी, जो रायपुर से मसला खड़ा हुआ था दिल्ली दरबार तक पहुंच गया, तो क्या कुछ ये घटनाक्रम है, जरा विस्तार से बताएं। हाँ, देखिए, जो ये 3 दिन पहले घटनाक्रम रायपुर में हुआ था और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ एक विद्यालय था, उसकी कुछ का उद्घाटन किया था। उस उद्घाटन अवसर पर जो वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, लगातार विधायक से उनका पंगा चला रहा था और उसकी शिकायत उन्होंने अलग अलग फोरम पर भी की है। तो जब उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ उस समय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये सारा जो है विधायक और उनकी बहस हुई, जिसको लेकर काफी चर्चा भी उस समय हुई और की स्थिति भी उस समय बनी। और आज जो है संवाद कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। तमाम विधायक और मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और एक के बाद एक बयान आने से अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग हो गया है। और जिस तरह से पहले उमेश शर्मा काऊ ने ये बात कही, मैंने अपनी बात को लगातार 5 सालों से अलग अलग फोरम पे रखी है। पार्टी आला कमान ने मेरी बात को बेहतर ढंग से सुना है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। और जो उस दिन की घटना हुई है उसके लिए मैं अपनी बात अपने संगठन में रखूंगा, यानी कि जो बागी विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे उसके समक्ष उनको बात को रखूंगा। उनका साफ ये संकेत था और उसका इशारा जो है आज हरक सिंह रावत के बयान से दिया है। हरक सिंह रावत ने भी उनका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, तो हमें कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ उलटफेर जो है देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सर, जो ये रायपुर में जो घटनाक्रम हुआ, उमेश शर्मा काऊ जी भड़क गए कार्यकर्ता पे, फिर मसला दिल्ली दरबार पहुंच गया। अब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं। कैसे इन बयानों को समझा जाए? जी, मैं समझता हूं कि मैं अगर मेरे मित्र उमेश शर्मा काऊ की तरफ से अगर सोचूं तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और आज मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र उमेश शर्मा काऊ मेरी उस बात को याद कर रहे होंगे जब वो पार्टी छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की थी कि ये गलत है। अपने घर के अंदर हर एक की इज्जत बनी रहती है, चाहे एक रोटी कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन घर के अंदर इज्जत बनी रहती है। लेकिन उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ चक्रों में फंस गए और उन्होंने ये आत्मघाती निर्णय ले लिया। अब जब निर्णय ले लिया तो वो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ चक्रों में फंसे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि उन्हें सम्मान मिल सकता है। उनके कार्यकर्ता खुद हजारों हजार कार्यकर्ता कई बार सार्वजनिक रूप से नहीं लेकिन निजी रूप में मुझे ये बताते रहते हैं कि किस प्रकार उनको तानाशाही का सामना करना पड़ता है उनके नेताओं के द्वारा। तो मुझे दुख है इस बात का। मैं शर्मा काऊ जी के साथ जो हो रहा है वहाँ, उसका मुझे निजी तौर पर बहुत दुख है। वो मेरे अभिन्न मित्र हैं थे और मित्रता हमारी रहेगी, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने यूज करके थ्रो करने वाला जो उनका चरित्र है वो अपना उजागर। गोदयाल जी, हरक सिंह रावत ने भी कह दिया है कि जो काऊ जी के साथ हो रहा है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या समझा जाए? कह रहा हूँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये उस रूप में कि वो मेरे मित्र थे हैं और रहेंगे, ये गलत हो रहा है। लेकिन एक कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात मैंने पहले उमेश जी को समझाई थी, हमारे भाई को ये बात समझाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ चक्रों में न फंसे। अब वो फंस चुके हैं और एक मित्र के तौर पर अगर वो कभी मेरी राय अगर लेना चाहेंगे तो मैं उन्हें निश्चित रूप में राय दूंगा। गोदयाल जी, मित्र को कुचक्र से बाहर निकालने के लिए क्या गणेश गोदयाल कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? नहीं, मेरे कदम से कुछ नहीं होगा। हमारे मित्र को फैसला करना होगा कि वो इस कुचक्र से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। जी, ठीक है सर। गोदयाल जी, एक सवाल और है। परिवर्तन यात्रा का दौर खूब चला, अच्छा कुमाऊं में उसका रिस्पांस मिला, सड़कों पे कार्यकर्ता भी लोग, पब्लिक भी आई सामने, लेकिन सर रामनगर से एक कुछ तस्वीर सामने आ गई जहां आपस में अंतर कलह की तस्वीर आ गई। तो इस कलह को गोदयाल जी कैसे पार पाएंगे, कैसे ये चुनाव तक पार हो जाएगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इसको अंतर कलह या गुटबाजी के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए।
वहाँ पर रणजीत रावत जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं जी। और वो भी क्योंकि वो पहले सल्ट से विधायक रहे और पिछली बार वो रामनगर से लड़े जी। तो रामनगर से वो एक स्वाभाविक दावेदार हैं। जी। लेकिन वहाँ पे अन्य लोग भी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए जी। अन्य लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें टिकट मिले। तो इसे इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई गुट है या कोई इसमें, ये आपसी प्रतिद्वंदिता आप इसको कह सकते हैं जी। और कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको कि हम ये कह सकें ये झड़प किस्म की कोई बात थी, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि स्वस्थ प्रतिद्वंदिता निश्चित हुई। गोदियाल जी, आपसे एक लास्ट सवाल है। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई सीनियर लीडर हैं जो उनके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है। मैं समझता हूँ इस डूबते जहाज में चढ़ने का जब देख रहे हैं कि जो पहले गए उनका क्या हाल है, तो इस डूबते जहाज में चढ़ने वाली सवारी मुश्किल ही मिल पाएंगे। वो अलग बात है कि उस जहाज को चलाने वाले ड्राइवर ये कह रहे हैं आइए आइए आइए, एक सीट बाकी, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर सीट में कोई नहीं। जी, बहुत शुक्रिया गणेश गोदियाल जी, आपका कीमती समय आपने हमको दिया। जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो गणेश गोदियाल जी को आपने सुना, उनका कहना है कि जितने भी कांग्रेस से विधायक गए थे 16 में, वो सब परेशान हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस सेंधमारी के पूरे मूड में है। शाहीन जी से संपर्क जुड़ गया है। राहुल वर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, गणेश गोदियाल जी से भी बात हो रही थी तो उन्हें इशारों में साफ कर दिया कि अगर उमेश शर्मा काऊ कुछ करना चाहते हैं या घर वापसी करना चाहते हैं तो उसके लिए वो तैयार हैं। इनके इन बयानों को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? बिल्कुल नवीन, आप देखें क्योंकि 2017 की सियासत शायद ही प्रदेश का कोई शख्स भूला होगा। जो तस्वीरें 2017 में उत्तराखंड में देखी कि किस तरह से संगठन और सरकार के बीच जो मतभेद कांग्रेस के अंदर खड़ा हुआ, वो पार्टी में टूट होने के बाद ही जाकर रुका और कितने बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर गया। और ऐसे में अब क्योंकि बीजेपी उस समय जरूर उत्साहित थी कि कांग्रेस के कई विधायक नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा चुके नेता बीजेपी में शामिल होते, लेकिन अब बीजेपी के लिए बड़ा परिवार ही उत्तराखंड में एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है। जिस तरह से उमेश काऊ की जो तस्वीरें आई कि किस तरह से मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और जिस तरह से आला कमान तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया है, इसका मतलब साफ है कि जो लोग ये अब तक कह रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, फिलहाल नवीन ऐसा दिख नहीं रहा। क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ देहरादून की नहीं है, ये हरिद्वार में भी तस्वीरें हमने देखा कि किस तरह से सीलापट पर नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इससे पहले भी विधायकों में आपसी खींचतान और आपसी लड़ाई की तस्वीरें उत्तराखंड में सामने आती रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती एक तो सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना है, तो दूसरी ओर क्योंकि बड़ा पार्टी है, बड़े महत्वाकांक्षी लोग भी पार्टी के अंदर जब संख्या बल बढ़ता है तो निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षाएं भी लोगों की होती हैं, वो महत्वाकांक्षा भी लिए लोग बैठे हैं। ऐसे में पार्टी के लिए सब कुछ तालमेल बैठाकर चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो तस्वीरें और जिस तरह के बयानबाजी विधायकों की तरफ से नवीन सामने आ रही है, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये एक चिंतन का दौर जरूर है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता जरूर कह रहे हैं कि पार्टी बड़ा परिवार है तो ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन साफ है जो पिछले कुछ महीनों की अगर तस्वीर पर नजर डाले नवीन, तो पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है ऐसा लग नहीं रहा और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे को पीछे पछाड़ने की होड़ लगी है नवीन जी। राहुल जी, वर्चस्व की लड़ाई बेशक चल रही है, लेकिन जो उमेश शर्मा काऊ है उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान मेरी बात नहीं सुनता है तो जो मेरा संगठन है मैं उससे बात करूंगा। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष या जो तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो कह रहे हैं दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या 2016 में जो तस्वीर उत्तराखंड की सियासत में सामने आई, क्या वो तस्वीर फिर से दोहराई जा सकती है 2022 से पहले? बिल्कुल नवीन, सियासत में कहते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर 2017 चुनाव से पहले सामने आई उसकी कल्पना भी शायद किसी ने की हो, तो वो तस्वीर को उत्तराखंड के लोगों ने देखा
और अब अगर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता का दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में लोग हैं, तो सियासत में सब कुछ जायज है। और जैसा कि मैंने कहा कि कई विधायक जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके साथ सैकड़ों हजारों की तादाद में उनके समर्थक भी एक उनके कहीं ना कहीं अपने नेता के पीछे पीछे चलकर पार्टी के अंदर आए थे। उन नेताओं की अगर भी बात करें जो कहीं ना कहीं बूथ है और जो ब्लॉक स्तर की राजनीति है उसको मजबूती देते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी है कि उनके बड़े नेताओं को पार्टी में जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं और कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है नवीन, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है, 57 सीटें 2017 में जीतकर एक इतिहास रचा उत्तराखंड में। और अब बीजेपी दावा जरूर कर रही है कि जो ट्रेंड उत्तराखंड का है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस ट्रेंड को तोड़ा जाएगा और बीजेपी सत्ता में लौटेगी। लेकिन नवीन, इन दोनों सियासी दलों के बीच जिस तरह से सुगबुगाहट तीसरे चौथे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में लोग दावा कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बसपा जिस तरह से पिछले दिनों में उनका मैदानी क्षेत्रों में जनाधार ठीक रहा है, उनकी बात करें, या फिर यूकेडी जिसका राज्य गठन में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा नवीन। लेकिन प्रदेश की राजनीति इस कदर बीजेपी कांग्रेस के आसपास रही कि ये सारे क्षेत्रीय दलों का कभी बहुत ज्यादा कद नहीं बढ़ पाया। ऐसे में 2022 में सब पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को लेकर न सिर्फ हमलावर है, बल्कि इनकी सरकारें क्योंकि प्रदेश में रही है और प्रदेश में पलायन है, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे जो है उसको लेकर इन दोनों ही दलों पर, भले ही सत्ता में बीजेपी रही हो, लेकिन इसके पहले जो सरकारें रही हैं, पलायन को लेकर ठोस नीति ना बन पाना, रोकने को लेकर नए उद्यमों के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार ना होना, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर जवाब देने की आवश्यकता होगी। जनता जरूर जवाब मांगेगी दोनों ही दलों से और जो विकल्प दल है उनसे भी। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के अंदर जिस तरह से खींचतान चल रहा है नवीन, इससे साफ है कि जब टिकटों का बंटवारे का समय आएगा तो निश्चित तौर पर ये जो सियासी अभी खींचतान दिख रही है, ये ऐसा ना हो कि ये खींचतान इतनी बढ़ जाए कि आने वाले समय में जो टूट हमने 2017 में देखी थी, ऐसी कोई तस्वीर उत्तराखंड के सामने दोबारा निकल कर सामने आए नवीन। राहुल जी, कांग्रेस से भी कलह की तस्वीरें सामने आती है, बीजेपी से भी सामने आ रही है, तो क्या इन दोनों बड़ी पार्टियों की कलह का फायदा कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं उठा लेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर नवीन बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, और ऐसे में इनमें बड़े कद के नेताओं की संख्या तादाद बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब बड़े कद के नेता होते हैं तो निश्चित तौर पर एक वर्चस्व की लड़ाई भी होती है पार्टी के अंदर। और जिस तरह से संगठन और सरकार का नुकसान कांग्रेस ने पिछले सालों में उठाया है, फिलहाल संगठन और सरकार के बीच तो खींचतान नहीं दिख रहा है बीजेपी के अंदर, लेकिन सरकार के अंदर ही जिस तरह से मंत्रिमंडल, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदले, मंत्रिमंडल को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, कई मुख्यमंत्रियों के चेहरों के नाम सामने आए, लेकिन अंततः त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी पर पार्टी ने भरोसा व्यक्त किया है। ऐसे में अब जिम्मेवारी नए युवा मुख्यमंत्री के कंधों पर है कि वो कैसे पार्टी को एकजुट रख पाएंगे और जो चुनौतियां, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात विपक्ष कर रहा है लगातार, जो नाकामियों की बात विपक्ष लगातार कर सरकार पर हमलावर है, उससे कैसे पार पाएंगे, उसके लिए उनके पास क्या रणनीति है। और दूसरी ओर पार्टी के अंदर क्योंकि 57 विधायक, एक बहुत बड़ा 70 सीटों में 57 विधायक जिस पार्टी का हो नवीन, निश्चित तौर पर उससे अपेक्षाएं, उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं। और पार्टी के अंदर जब बड़ा परिवार हो जाए तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी है। इन सबको समावेश बैठाकर पुष्कर सिंह धामी को मिशन 2022 जो बीजेपी का सपना है, जो दावा कर रहे हैं कि 60 के पार, उसको कहां तक लेके जा पाएंगे मुख्यमंत्री, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जगह जगह कई कार्यक्रमों में जो गुटबाजी की तस्वीरें सामने आती है, ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए आने वाले दिन होंगे वो चुनौतीपूर्ण होंगे कि अपने को बांधे रखना है ताकि सियासत की लड़ाई कहीं कमजोर ना पड़ जाए। और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल चाहेंगे कि अगर टूट हो तो उसका फायदा उठाया जाए। ऐसे में जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासत में
बड़े दिग्गजों को मात दिया है कांग्रेस और बीजेपी जैसे पार्टियों को। ऐसे में उत्तराखंड और दिल्ली की तस्वीर थोड़ी आर्थिक लिहाज से भी और जो परिप्रेक्ष्य है उस लिहाज से अगर देखें तो थोड़ा अंतर जरूर है। लेकिन जिस तरह का आगाज अरविंद केजरीवाल ने किया, 300 यूनिट बिजली फ्री देकर एक कहीं ना कहीं सियासी दाव चला है, अब उसका तोड़ बीजेपी और कांग्रेस के पास कैसे और किस रूप में है ये देखना होगा। नबी, ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल जी तमाम चर्चा के लिए। तो गरिमा दसोनी सीनियर लीडर कांग्रेस की हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी स्वागत है आपका टीवी 100 पर। धन्यवाद जी गरिमा जी, सवाल यही है कि जो उमेश शर्मा काऊ नाराज चल रहे हैं, खफा चल रहे हैं, उधर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, तो इन दोनों चीजों को कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए जो कुछ भी देखने को मिला उमेश शर्मा काऊ जी का और मंत्री धन सिंह रावत जी का जो प्रकरण था, तो मुझे लगता है उत्तराखंड को ही नहीं पूरे देश में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था। दो जनप्रतिनिधि आपस में इस तरह से भिड़ रहे हैं। जनता ने इसलिए तो नहीं चुना किसी भी कीमत पर, इनको जनता ने इसलिए चुना था कि आप दोनों पूरी ताकत से अपनी सामूहिक ताकत लगाकर आप जनता के कष्ट, उनकी परेशानियों को दूर करते, लेकिन आप से ये तो हो नहीं पाया। आप जो है ताकत अपने में ही एक दूसरे के ऊपर झोंकने लग गए। तो बहुत अजीब सा प्रकरण था और दुर्भाग्यपूर्ण था, निंदनीय था। और भाजपा में 4.5 सालों में एक नारा भाजपा आजकल दे रही है, बातें कम काम ज्यादा। मैं भाजपा के लोगों से कह रही हूँ कि आप अपने काम के लिए कम लेकिन अपने बयानों के लिए ज्यादा हमेशा चर्चाओं में रहे, चाहे वो बंशीधर भगत हो, अजय भट्ट के बयान हो, तीरथ के बयान हो, त्रिवेंद्र के बयान हो, आपके बयान इतने ज्यादा सतह पर रहे। और उसकी बानगी आप देखिए कि उत्तराखंड को आपने घर में ले जाने का काम कर दिया। बेरोजगारी, महंगाई में हमारे देश में चरम पर है और कहीं काम तो दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, नूरा कुश्ती जरूर दिखाई पड़ी। केवल धन सिंह रावत और काऊ का पहली लड़ाई थोड़ी है, ये तो मेरे ख्याल से दर्जनों लड़ाइयों के बाद एक लड़ाई फिर से चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है। उसके बाद उसको फॉलो किया जबरेड़ा की लड़ाई में, कैसे मंच पर लड़ाई होती रही। तो आम बात है भाजपाइयों के लिए। ये कहते हैं अपने आप को पारदर्शिता, शुचिता और अनुशासन वाली पार्टी है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, लेकिन कितना चाल और चरित्र है वो सब बेनकाब हो गया। लेकिन गरिमा जी, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा कांग्रेस ने निकाली, लेकिन रामनगर में वो परिवर्तन नहीं कर पाए, कार्यकर्ता वहां भी लड़ गए। नहीं, कोई हमारे कार्यकर्ताओं की ऐसी कोई ना आप वीडियो दिखा सकते हैं। भाजपा वालों को मैं चुनौती दे रही हूँ ना कि आपका जो वीडियो आ रहा है, ये जो सरे बाजार आप नीलाम हो रहे हैं, जरा कांग्रेस का लाइए ना वीडियो आप कोई। हमारी जरूर हमारे मतभेद होते हैं, बंद कमरे के अंदर होते हैं और उसको हम सुलझा लेते हैं। एक अभिभावक की भूमिका में वहाँ माननीय प्रीतम सिंह जी थे, माननीय हरीश रावत जी थे, माननीय हमारे प्रभारी जी थे और उन्होंने जो भी मतभेद उनके आपस में रहे होंगे हमारे कार्यकर्ताओं के। और जब बड़ा परिवार होता है तो जरूरी नहीं है सबकी ओपिनियन एक ही हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सरे बाजार इस तरह से एक दूसरे के कपड़े उतारना ये हमारी पार्टी में नहीं होता। ये मैं भाजपा के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती दे रही हूँ कि अगर ऐसा कोई जगह हुआ है तो लाइए ना वीडियो दिखाइए, कहाँ हुई है लड़ाई। हरिद्वार से एक ऐसी तस्वीर भी आई थी, तिलकराज बेहड़ जी के सामने कार्यकर्ता लड़ रहे थे, समीक्षा बैठक। कहीं पर नहीं, कहीं नहीं। मैंने कहा तो कि अपने सीनियर नेता के सामने अगर कार्यकर्ता अपनी ओपिनियन रख रहा है और उसकी ओपिनियन में मतभेद है तो उसको आप लड़ाई नहीं कह सकते। ठीक, दो लोग हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, सबका मकसद है कांग्रेस की पुनर्स्थापना, कांग्रेस को पुनर्वापसी 2022 में। अब हमारा गोल एक है, रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं ना। मेरा रास्ता अलग हो सकता है उस गोल को अचीव करने के लिए, दूसरे का अलग हो सकता है। उन रास्तों में कहीं ना कहीं दिक्कत एक दूसरे के साथ हो सकती है। बट हमारे वहाँ ये कोई नहीं कहता कि मैं आपको अध्यक्ष नहीं मानता, जैसे उमेश शर्मा काऊ कहते हुए पाए जा रहे हैं वीडियो में कि आप तो मुझे विधायक नहीं मानते। वो अपने जिला उपाध्यक्ष से कह रहे हैं कि आप मेरे कार्यक्रम में आए क्यों जब आप मुझे विधायक नहीं मानते। और वो वीर सिंह जी चिल्ला के कह रहे हैं कि हाँ मैं नहीं मानता आपको विधायक। तो जब पार्टी का जिला उपाध्यक्ष विधायक नहीं मान रहा है तो जनता से क्यों अपेक्षा कर रहे हो भाई कि वो तुमको विधायक मानेगा। और मंत्री महोदय का रसूख आपने देखा, मंत्री महोदय जो है वहाँ श्रीनगर से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करवाते हैं, अपने खूब कसीदे अपने नेताओं से गढ़वाते हैं, लेकिन विधायक ने औकात बता दी मंत्री महोदय की और मंत्री महोदय मूक दर्शक बनकर सुनते रहे सब कुछ। क्योंकि किया है ना गोरख धंधा, कर रखे है ना ऐसे कर्म कि मुंह से आवाज नहीं निकलती। मुंह में जुबान आदमी की तब गायब हो जाती है जब वो साफ और सच्चा ना हो।
अगर कोई पारदर्शिता से काम करे, अगर कोई साफ गोई से काम करे तो उसकी बात में धार होती है, उसकी बोलचाल में धार होती है। लेकिन मंत्री महोदय बिल्कुल सन्नाटे में चले गए, क्योंकि मंत्री महोदय ने ही वहां पर कॉकस क्रिएट किया है। मंत्री महोदय ने फूट डलवाई है रायपुर में, इसलिए क्योंकि मंत्री महोदय को पता है श्रीनगर से मेरा सुपड़ा साफ होने वाला है, वो लड़ने के लिए रायपुर आना चाहते हैं। तो सारा जो विधायक और कार्यकर्ताओं में जो टूट फूट करवा रखी है वो मंत्री जी ने करवा रखी है। तो टूट फूट करवाने के बाद मंत्री धन सिंह रावत ऐसे बन गए वहां पर बगुला भगत की तरह, संत पुरुष की तरह की जैसे मुंह में जुबानी ना हो, क्योंकि सारे षड्यंत्र के पीछे तो वो खुद थे। तो ऐसा नहीं है, प्रदेश की जनता सब समझ रही, विपक्ष सब समझ रहा है और विपक्ष इनके एक एक करके इनकी पोल खोल करेगा, आप चिंता मत करिए। इनके ये जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब 2022 में जनता वोट की चोट से इनको इनकी जगह बताएगी। ठीक है गरिमा जी, गणेश गोजाल जी जो आपके अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे मित्र हैं उमेश शर्मा काऊ वो कुचक्र में फंस गए हैं और मैं उनकी हर संभव मदद का उन्हें भरोसा भी दिया है। तो इस बयान को क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस स्वागत के लिए तैयार है उमेश शर्मा काऊ के? नहीं, देखिए जो कुछ भी हुआ 2016 में वो दुर्भाग्यपूर्ण था। भाजपा तोड़ के हमारे 10 लोगों को ले गई और ना सिर्फ ले गई, उनको विधायक का टिकट भी दिया। फिर लोगों को उनमें आज आप मंत्रिमंडल देखिए तो मंत्रिमंडल का 60% हिस्सा कांग्रेस ही है। यहाँ कांग्रेस गोत्र के लोग मंत्रिमंडल में बैठे हुए। ऐसे में भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता, दरी और माइक लगाने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर जब आप कांग्रेस के लोगों को ले जाकर बैठाओगे तो आपके वहाँ विस्फोटक स्थिति तो बनेगी। आपके वहाँ वोल्केनो तो फटेगा ही फटेगा, कुछ तो बर्स्ट होगा ना। कार्यकर्ता इतनी आसानी से अपनी अनदेखी और अपना अपमान थोड़ी सह लेगा। तो हमने इस बात की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक लावा है जो पक रहा है भाजपा के अंदर। कार्यकर्ताओं की अनसुनी हो रही, कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है और भाजपा बहुत जल्दी फटेगी। और वो आपको धीरे धीरे अब दिखाई पड़ रहा है कि बम जो है, अगर आप स्प्रिंग को ज्यादा दबाते हैं बहुत देर तक तो वो उछाल मार के फिर वापस अपनी जगह लेता है। और वही कार्यकर्ता इस वक्त कर रहे हैं। कौन किसकी जड़ें खोद रहा है, कौन क्या कर रहा है, अब ये काऊ जी को वापस लेना है नहीं लेना है, मैं छोटी कार्यकर्ता हूँ, मेरे स्तर पर ये डिसीजन नहीं लिए जाते। मेरा हाईकमान इस डिसीजन को लेता है और मुझे अपने हाईकमान पर पूरा भरोसा है। जो भी वो डिसीजन लेंगे वो मुझे सिरोधार्य होगा। बहुत शुक्रिया गरिमा जी हमसे जुड़ने के लिए।